नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कौशल पर। यहाँ दोस्तों जैसा कि आपसे पता सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं कौशल गुप्ता आप सभी के सामने जीके क्लास लेकर हाजिर हूँ। इसके बाद यहाँ पर 10:30 बजे रीजनिंग क्लास होगी, फिर शाम को 7 बजे हिंदी क्लास होती है और 9 बजे यहाँ पर आप लोग की स्पेशल क्लास में भूगोल क्लास चलाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि यहाँ पर आप सभी क्या रिवीजन स्पेशल क्लासेस चलाई जा रही है और रिवीजन स्पेशल क्लासेस में आपकी हिंदी और रीजनिंग पर जहाँ टॉपिक वाइज चलाई जा रही है, वहीं जीके पर हम लोग स्पेशल फोकस कर रहे हैं। जी भैया सब्जेक्ट वाइज, जी भैया हम लोग जीके पर यहाँ पर स्पेशल जो है सब्जेक्ट वाइज फोकस कर रहे हैं, जहां पर हम लोग ये देख रहे हैं कि किस सब्जेक्ट्स में हम लोग को कितना ध्यान देना है। तो जीके में मैंने आपको फिर से बताया, अभी बताता हूँ कि आपके पेपर में जीके मात्र ऐसा टॉपिक है जहां से 50 प्लस प्रश्न आपको पेपर 1 और 2 को मिला करके आ जाएंगे। कितने? 50 प्लस। लेकिन आप अगर हिंदी और रीजनिंग कितना भी पढ़ ले, आपको 50 से ज्यादा नहीं आने वाले, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर ले। ठीक है, यहाँ 50 प्लस प्रश्न आपके जो है यहाँ जीके से आएंगे। आप लोग कहेंगे सर 50 प्लस कैसे? जो पेपर दूसरे में आप लोग के विज्ञान वर्ग, कला वर्ग, अन्य वर्गों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जीके क्या है? जीके उन्हीं सब्जेक्ट से निकले प्रश्न होते हैं जो करंट अफेयर्स के जरिए, भूगोल के जरिए, इतिहास के जरिए, पॉलिटी के जरिए, अन्य सब्जेक्ट के जरिए, विज्ञान के जरिए आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो जीके क्या है? उन्हीं 50 प्लस प्रश्नों में से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसीलिए कहता हूँ भैया जीके को जो मैं स्पेशल फोकस मैं दे रहा हूँ, तो आप लोग को मेरे साथ पढ़ना है, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप बस सब्सक्राइब करिए, मेरे साथ क्लास देखिए और साथ ही साथ आप लोगों ने अगर मुझे अभी तक टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन करिए भैया। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं करेंगे तो पीडीएफ नहीं पाएंगे, पीडीएफ नहीं पाएंगे तो रिवीजन नहीं करेंगे और रिवीजन नहीं करेंगे तो अच्छे आप जो है डिवीजन नहीं ला सकते। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम के लिए भी आप लोग को, फेसबुक के लिए मुझे क्या स्टडी विद कौशल नाम से सर्च करेंगे तो आप मिल जाएगा। और व्हाट्सएप पर मुझे जो है आप इस नंबर में जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग समझ गए क्या करना है, कैसे करना है, आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और कल शाम को यहाँ पर भूगोल क्लास से अगर नहीं देखा देख लेना, मैंने पिन कर दिया है। तो भैया फिर इसे कह रहा हूँ, जीके के लिए स्पेशल तैयारी कर रहा हूँ, सुबह मिक्स क्लास लाता हूँ, शाम को यहाँ पर जो टॉपिक टॉपिक वाइज लाता हूँ। उससे पहले जो मैंने क्लासेस पढ़ाई हुई है उसके बारे में बताता हूँ, तो उसको आप पढ़ते रहिए। रोज 2 क्लास जीके की मैं बताता हूँ। कितनी? 2 क्लास जीके की, जो मैंने हिस्ट्री और क्या नाम है पॉलिटी पढ़ाई हुई है, उसको आप लोग पढ़ते रहिए। रोज 2 क्लासेस, ज्यादा नहीं, बस 2 क्लासेस। आपके पास अभी कुछ समय है, लेकिन यही कुछ समय बाद क्या 1 हफ्ते 10 दिन बाद आपके पास ये समय खत्म हो जाएगा। फिर मैं आपसे नहीं कहने वाला कि रोज 2 क्लास पढ़ो, फिर आपसे बस यही कहूंगा कि जितना पढ़ा रहा हूँ पढ़ लो, क्योंकि यही आपके पास चारा है, बाकी और कोई चारा बचा नहीं है। यही फिर मेरा जो है जवाब होने वाला आप सभी के लिए। इसलिए अपने दिमाग को खोलिए, दिल से लगिए, फालतू बातों को छोड़िए और केवल पढ़िए। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। जी भैया चलिए, जी भैया चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए यहाँ पहला प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ रहा है? यदि मौद्रिक नीति ब्याज दरों के प्रबंधन और धन की आपूर्ति संबंधित है, तो राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? देखिए आपको एक चीज पता होना चाहिए कि राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति इसे जो है आरबीआई द्वारा मैनेज किया जाता है, जबकि राजकोषीय नीति को वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब आप लोग ये चीज अंतर को समझ लीजिए कि राजकोषीय नीति और क्या नाम है मौद्रिक नीति किस प्रकार से अंतर है। ठीक है, दोनों चलाती हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, लेकिन दोनों की जिम्मेदारी अलग अलग लोगों के कंधे पर होती है। तो जिन्होंने पहले का सही जवाब क्या दिया है? जी भैया, वित्त मंत्रालय क्या करता है? कराधान और सरकार खर्च की जो है जिम्मेदारी वो देखता है। कितना हमें आय होना है, कितना खर्च करना है, कितना हमें टैक्स लेना है, कितना टैक्स के जरिए हमें अपनी चुकता दे रहे हैं, ये सारी चीजों की जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय लेता है। वित्त मंत्रालय क्या निर्धारण करता है? राजकोषीय नीति। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस अमेरिकी पत्रकार ने धरसाड़ा में नमक विद्रोह प्रदर्शन को कवर किया? चलिए दूसरा प्रश्न है। ये सभी हिस्ट्री के जितने भी आप प्रश्न देख रहे हैं, आप मेरी एक बार थ्योरी क्लास पढ़ लेंगे ना, आपको उसके बाहर कुछ नहीं मिलेगा जो उसके बाहर का हो, लेकिन आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अब फिर कह रहा हूँ केवल क्विज के भरोसे अगर आप एग्जाम में जा रहे हो तो आप जान के चलो अपने आप को बहुत बड़ा रिस्क दे रहे हो, क्योंकि पता है केवल क्विज के जरिए जाने वाले लोगों की तैयारी असल नहीं, बस वो शॉर्ट शॉर्ट वे तैयारी होती है और शॉर्ट वे तैयारी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसकी मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन बस मैं भी उससे बहुत कंफर्म नहीं हूँ, बस इतना जान के चलो। थ्योरी पढ़ के क्विज करके जाओगे, मैं आपको थम्स अप कहूंगा, लेकिन अगर कल क्विज करके और सोचते हो कि कुछ कर लेंगे तो भैया बस ओके, ये वाला ओके। तो दूसरे का जो यहाँ पर सही जवाब क्या? वेब मिलर जवाब दिया, वो सही कर ले। देखिए वेब मिलर महात्मा गांधी के 69 अनुयायियों में से था जो उनके साथ गया था किसमें? नमक सत्याग्रह में। ठीक है, समझ गए? चलो दांडी से जो निकले थे,
चलो अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा, समाज के गरीब वर्ग में बाजार मूल्य से कम मूल्य पर खाद्यान्न वितरित करने के लिए बफर स्टॉक बनाया जाता है, उस दाम को कौन से दाम भी कहते हैं बताइए। आपको पता है बफर स्टॉक कब बनाया जाता है, जैसे बफर स्टॉक सरकार लेगी से हमारे यहाँ पर गेहूं का चावल का बफर स्टॉक बनाया जाता है। जिससे अगर मान लीजिए सूखा आ जाए 2-3 साल तक या कोई दिक्कत आ जाए, जैसे अभी बाजार अभी विश्व में क्या गेहूं की कमी है, तो हम लोग बफर स्टॉक बना के रखें कि हम लोग विश्व में कमी होने के बावजूद हमारे पास इतना स्टॉक है कि हमें दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये सब जो है हमारी जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, ये जो है कांग्रेस सरकार की देन थी, उन्होंने जो है इसे बफर स्टॉक का एक पूरा नियम लाया था, ठीक है। और इसे जो है फिर अन्य सरकारें भी आगे बढ़ाते चल रही हैं। ये काफी दूरगामी सोच होती है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, क्या जारी मूल्य, जिन्होंने क्या जारी मूल्य, से भी ये सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जो उस समय के मूल्य से कम होता है, सरकार इसको जो है निर्धारण करती है, जाने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा यहाँ पर कि पारंपरिक त्योहार पावलपुर, क्या पारंपरिक त्योहार पावलपुर भारत के किस राज्य से संबंधित है बताइए। तो भैया पावलपुर के बारे में जानेंगे तो इसका बेसिक अर्थ क्या होता है, पुआल फसल, इसका होता है पुआल फसल का त्योहार है, ठीक है। ये पुआल फसल का त्योहार है। और ये अगर पूछा जाए कहा किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपके राज्य का नाम भैया क्या बताया जाए बताओ। ये पूर्वोत्तर राज्य क्या है, मिजोरम, जितने का मिजोरम जवाब दिया वो सही कर है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है बचे की तरफ बढ़ते फटाफट बताइए। निम्नलिखित में से कौन धानी प्राणी से क्या कहते हैं, मार्सुपियल का उदाहरण है। देखिए धानी प्राणी उन्हें कहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ आप लोग के लिए इजी हो जाएगा, जो अपने शिशुओं को अपने पेट में क्या पालते हैं, ठीक है। इनके पेट के पास एक जो है क्या थानी, जिसे थैली कहते हैं, थानी प्राणी के पास थैली को क्या धानी कहा जाता है। उसी में क्या करते हैं अपने बच्चों को रखते हैं, क्योंकि इनके जो बच्चे होते हैं वो अल्प विकसित होते हैं, तभी वो जन्म हो दे लेते हैं। तो उसके बाद विकास कहाँ होता है, उनके उसी थैली में होता है। इसका सूखा उदाहरण क्या है, कंगारू, ठीक है। एक और है जो है आपका तस्मानिया डेविस नाम का कोई है, तस्मानियाई डेविल, ये भी इसका उदाहरण। ऐसे 2, 3, 4, 5 है जो आपको पता है, एक मुझे याद है तो मैंने कहा बता दूं। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर छठवा बताइए। क्वेश्चन नंबर छठवा है कि पर्वत श्रृंखला भारत और पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है। देखो भैया ये मैं अपने भूगोल की क्लासेस जो पढ़ा रहा हूँ उसमें है, और मैं जो भूगोल पढ़ा रहा हूँ अभी वो तो पढ़ा ही रहा हूँ, इससे पहले मैंने जो है आप लोगों को भारतीय भूगोल भी पढ़ाया हुआ, ऐसा नहीं है। तो देखो पढ़ाया सब है भैया, अब उसको पढ़ना पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा। अब सोचो कि बस जो हो जाए उतने में करके आएंगे तो वेरी गुड, जो होगा करके आना। चलो बताओ इसका क्या होगा जवाब। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया जी, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब काराकोरम दिया वो सही कर ले। देखिए काराकोरम पर ही जो है आपका क्या केटू, जिसे क्या कहते हैं, केटू को क्या कहते हैं भैया, गॉडविन और गॉडविन ऑस्टिन, हाँ गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, जो इसे क्या केटू पर ही स्थित है, ठीक है। ये ट्रांस हिमालय का भाग है, ये बहुत तक पूछा था, ये ट्रांस हिमालय का भाग है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां बताइए, मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से जो है सम्मानित किया गया था बताइए, कहां पर किया गया था बताइए। तो जितने को इसका सही जवाब क्या दिया है, ये भैया क्या रायगढ़, जितने क्या रायगढ़ जवाब दिया है वो सही कर ले। ये जो है 1674 में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी कौन से, छत्रपति शिवाजी भोसले, छत्रपति शिवाजी भोसले, शिवाजी भोसले जी अलग थे, ठीक है। और इन्हीं के और इन्होंने मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब से क्या संघर्ष किया था, ओके। और इन्हें क्या छत्रपति जी की क्या उपाधि, छत्रपति की उपाधि इन्हें मिली थी, एक चीज याद रखना, छत्रपति किसे, राजा शिवाजी, राजा शिवाजी शायद भोसले थे, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कौन सा है आप लोगों का, 8वां है बताइए। उस उपकरण का नाम बताइए जो एक चालक में संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करता है। मतलब वो उपकरण है जो एक चालक में संभावित अंतर, यानी कि कुछ ना कुछ अंतर बना रहता है, उसको मदद करता है। शक्ति नापने का यंत्र, यूडियोमीटर, कैलिपर और बैटरी, बताइए क्या होगा। बेसिकली यहाँ कह रहा है कि विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है, क्या विभवांतर, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे क्या बैटरी जवाब दिया वो सही करे, ठीक है बैटरी। और बैटरी का आविष्कार जो है आपके शायद इटली के थे, जहां तक मुझे याद है इटली के भौतिक वैज्ञानिक थे, उनका नाम कुछ करके बोल्ट था, मुझे बोल्ट याद है, बाकी पूरा नहीं, तो बोल्ट ने किया था, ठीक है समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई, चलिए बताइए। पॉलिटी की भैया देखो मैंने थ्योरी क्लासेस पढ़ाई हुई है, पढ़ लो, कुछ बचेगा नहीं, कुछ बचेगा नहीं, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर 9 का सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर सही जवाब क्या दिया है, यूनाइटेड किंगडम। ये देखिए अनुच्छेद 74, 75 के अनुसार केंद्र में, अनुच्छेद 163, 154 के अनुसार राज्यों में
संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी, ये आपके संविधान में लिखा जो यूनाइटेड किंगडम से दिया गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग कौन से 10वें की तरफ। बताइए क्वेश्चन नंबर 10वां है कि लोकतंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित अवधारणाओं में से एक सही है जिसे लोकतंत्रों ने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। तो बताओ वह कौन सी से अब समाप्त कर दिया गया, बताइए कौन सा होगा भैया सही जवाब। मतलब लोकतंत्र की वजह से वो समाप्त हो गया, लोकतंत्र ने उसको समाप्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो इसको क्या कहा गया, राजनीतिक असमानता का विचार। जी भैया ये बिल्कुल सही जवाब है। देखिए राजनीतिक समानता का अभिप्राय है कि सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। मतलब आप अगर चुनाव लड़ना चाहते तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, यही आपको समान राजनीतिक अधिकार होता है। तो लेकिन ऐसा है, लेकिन इससे पहले क्या, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले कुछ चुनिंदा लोग ही लड़ सकते थे, बैठ सकते थे। तो यही जो लोकतंत्र इसे क्या समाप्त कर दिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ पढ़ते हैं। या तो सतह या सतह से नीचे के पानी की छोटी मात्रा पौधों की जड़ों तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। चलो बहुत अच्छा प्रश्न है, फटाफट जवाब दीजिए क्या होगा। चलिए जवाब दीजिए भैया क्या होगा इसका सही जवाब बताओ। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका क्या जवाब दिया, ड्रिप सिंचाई। जी भैया इसमें क्या होता है कि जैसे आपका जो पौधा होता है, मान लीजिए यहाँ पर पौधा है, ठीक है, ये पौधा हो गया आप लोग का, और यहीं पर क्या आपके मिट्टी है यहाँ पर, ठीक है मिट्टी है। तो यहीं ऊपर से जो है ऐसे यहीं पर एक पाइप गई होगी, पाइप, ठीक है। इस पाइप में ऐसे छेद होंगे, यहाँ पर ऐसे छेद होंगे, यहाँ छेद होंगे, और ये जो है जैसे आपकी यहाँ पर है तो यहाँ पर छेद के जरिए थोड़ा थोड़ा पानी जो है यानी मिट्टी के आसपास एरिया में गिरता रहेगा। जैसे हमारे इंडिया में तो अभी क्या होता है, पहले खेत भर देते हैं और सिंचाई होती है, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पर पानी की जरूरतों को ध्यान में रखते होता है। ये दरअसल इजराइल में ये तकनीक विकसित की गई थी, अब काफी देश इस पर काम करें कि हर जगह पानी की कमी को ध्यान में रखा जा रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते बताइए। पाली कैनन किस धर्म की मूल ग्रंथ है, बताइए फटाफट जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर 12वें का सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने 12वें का सही जवाब यहाँ पर क्या बौद्ध धर्म दिया वो सही कर। देखिए भैया जो आपका पॉलीकेनन है ये बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ है जो 5वीं सदी में लिखा गया था, और इसे क्या त्रिपिटक के रूप में जाना जाता है, त्रिपिटक के रूप में जाना जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये पाली प्राकृत भाषा में लिखा गया था। क्या, पाली प्राकृत भाषा में लिखा गया था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लोक नृत्य घुमरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है, बताइए। लोक नृत्य घुमरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है, बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जिन्होंने यहाँ पर इसका सही जवाब ओडिशा दिया वो सही कर। देखिए घुमरा जो है आपके ओडिशा से संबंधित है, ये आदिवासियों का नृत्य है। किसका, आदिवासियों का नृत्य है। ठीक है, चलो संगीत के साथ ये होता है बेसिकली, आदिवासियों के तो बहुत नृत्य है और काफी उनका देखिए कल्चर होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 है, बताइए। अच्छा आप लोगों को पता धर्म क्या है, अच्छा आप लोगों ने कभी सोचा कि धर्म है क्या। जैसे कहते हैं हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये धर्म वो धर्म, सबका अपना अपना धर्म है, धर्म है क्या, कभी आपने सोचा, कभी आपने सोचा धर्म क्या है। देखिए धर्म कुछ नहीं है, धर्म क्या होता है कि हम इंसान है, हम इंसान कहीं संगठित होकर रहने लगे, संगठित होकर रहने के बाद हम लोगों ने क्या किया, किसी चीज को जो है सामूहिक रूप से करने लगे, और उसी सामूहिक रूप से करने को हमने अपनी दिनचर्या बना लिया। उसी दिनचर्या को बनाने के बाद हम उसे जनरेशन जनरेशन फॉलो कर रहे हैं, और फॉलो करते हमने कुछ रूल सेट कर दिए, और उस रूल्स को सेट करने के बाद हम लोगों ने उसे एक धर्म का नाम दिया। इस्लाम धर्म क्या है, इस्लाम धर्म क्या है, क्रिश्चियन धर्म क्या है, ये सभी आप देखेंगे तो एक हिसाब से निकल करके इसकी उत्पत्ति का एक कारण क्या होगा कि कुछ लोग आए। पहले हमारे यहाँ क्या था, आयुर्वेदिक काल था, फिर वहां पर कुछ लोग इकट्ठा हुए, गांव बसे, गांव में लोग इकट्ठा हुए, खेती करने लगे। फिर देखो आप लोग खुद सोचिए, इतिहास पढ़ेंगे तो आपको समझ में आए धर्म क्या है। धर्म लोगों से निकली हुई, लोगों की उत्पत्ति हुई चीज है, ना कि धर्म से लोगों की उत्पत्ति हुई, लोगों से धर्म की उत्पत्ति हुई। इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा। आपके भारत में कितने धर्म है आप बता सकते हैं, आपके भारत में कितने धर्म है। आप शिव जी के ही मानने वालों में कोई लिंगायत मानता है तो कोई महादेव मानता है, मतलब कितने तरीके से। हम लोग विष्णु जी के 11 अवतार मानते हैं। तो देखिए कुछ वो नहीं है। धर्म क्या कहते हैं, धर्म लोगों से निकला, ना कि धर्म ने लोगों को बनाया है। दोनों में अंतर समझिएगा। चलिए प्रश्न का जवाब दीजिए आप सभी लोग। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, देखो जो बाराबती किला है भारत के किस राज्य में स्थित है। जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है,
जितने होंगे इसका सही जवाब क्या, ओडिशा जवाब दिया, क्या ओडिशा जवाब दिया, वो सही करे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर, ये जो है कहां पर आपके बाराबती किला कहां पर, ओडिशा में, और यहाँ किस नदी किनारे अक्सर पूछ लिया जाता है, तो ये मत भूलना, ये महानदी किनारे की स्थित है, क्या महानदी जो है उसके किनारे स्थित है। ठीक है, समझ के चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और गंग वंश के शासकों ने निर्माण कराया था, गंग वंश के। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कौन सा है आप लोग का, 15 में, बताइए गति का कौन सा नियम कहता है, जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगा दूसरा पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है, तुरंत पहले पर वापस बल लगा, दूसरा पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है, बताइए क्या होगा। इसका कौन सा है, न्यूटन का तीसरा नियम था, कूलाम्ब का नियम था, स्टीफन का नियम था, न्यूटन की गति का दूसरा नियम था, बताइए क्या होगा। ठीक है भैया, यहाँ पर क्या होगा, एक्शन एक्शन रिएक्शन फोर्स जानते हो आपको क्या कहा, जब आप जैसे आप बंदूक की गोली दागते हो, यही से आया था क्या, जब आप बंदूक की गोली दागते हो तो गोली जितना आगे जाती है तो पीछे आपको झटका देती है, क्योंकि जब गोली आगे जाती है तो झटका देती है, यही क्या है कि जब दूसरा पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है, यही उसका क्या न्यूटन का गति का तीसरा नियम था। ठीक है, समझिए। चलो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ पढ़ते हैं। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, फटाफट जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर 16 का सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने 16 का सही जवाब यहाँ पर क्या प्लेटो दिया, वो सही कर ले। ये देखिए यूनानी लेखक थे प्लेटो, कहाँ के यूनानी लेखक थे, और ये इन्होंने जो है न्याय नगर और न्यायप्रिय मानव की चर्चा की है, और इन्होंने सुकरात की, देखिए हाँ ये चीज है, सुकरात की जो है इन्होंने वार्ताएं वर्णित है, जो है रिपब्लिक, इसमें सुकरात की वार्ताएं वर्णित है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, बताइए क्या हुआ, भारत के में लद्दाख के किस क्षेत्र में सीमा सड़क संगठन द्वारा विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण किया गया, बताइए लद्दाख के किस क्षेत्र में जो है सीमा सड़क संगठन द्वारा विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण किया गया, बताइए। वैसे भी मैं जो है काफी, मैं जाति धर्म के मामलों में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं लेता, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा बैठ कर सोचेंगे ना तो जाति धर्म बस क्या होता है, इसमें कोई अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहता है, किसी को लोअर दिखाना चाहता है, तो ये इसकी लड़ाई है जाति और धर्म। अगर आप इसको हटा दे तो मेरे ख्याल से इसको हटा करके भी आप पूरे अच्छे से मानव सभ्यता चल सकती है। लेकिन ठीक है, जो चल रहा है, हम लोग बहुत ज्यादा चेंजेस करने जाएंगे तो हम लोग पहले गाली खाएंगे। लेकिन वो पता है कि राजा राम मोहन राय जी ने जब शुरुआत की थी तो उनको क्या क्या सहना पड़ा था, आप इतिहास पढ़ेंगे तो पता लगेगा। आप लोग आधुनिक भारतीय इतिहास में मैंने पढ़ा है, पता कर लीजिएगा उनको क्या क्या हुआ था, उनको बहुत कुछ सहना पड़ा था, लेकिन वो पीछे नहीं हटे थे। तो 17 का जितने लोगों ने यहाँ पर सही जवाब क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पूछा जा रहा है कि जो निर्माण किया गया है, जी भैया यहाँ क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से कि नाम क्या है, जो ने यहाँ पर क्या जवाब दिया है, जी इन्होंने उमलिंग ला दर्रा जवाब दिया और सही कर। देखिए भैया ये जो है आपके 52 किलोमीटर लंबी है, ये 52 किलोमीटर लंबी है, और इसकी अगर ऊंचाई जानेंगे तो आपके 19,300 कितना 19,300 फीट की ऊंचाई पर ये जो है बनाया गया। ठीक है, अब बीआरओ ने बनाया है, और ये जो आपके क्या नाम है लद्दाख के आपका कौन सा पूर्वी लद्दाख का जो चुमार सेक्टर है, पूर्वी लद्दाख का जो चुमार सेक्टर है उसके जो है महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ता है। ठीक है, समझिए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने, हाँ चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कौन सा, ये 18वां है, बताइए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पहली वर्षगांठ के अवसर पर एनसीईआरटी द्वारा डिजाइन किए गए शिक्षक प्रणाली के एकीकृत प्रोग्राम का शुभारंभ किया, इस कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया, बताइए फटाफट जवाब दीजिए, क्या नाम दिया गया, जवाब दीजिए। जी भैया क्या होगा इसका सही जवाब, जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया, निष्ठा। जी भैया इसका नाम क्या था, निष्ठा, समझ गए। तो जब ये जो है इस कार्यक्रम हुआ था तो उस समय जो है मोदी जी ने कहा था कि निष्ठा 2.0 उन्होंने लॉन्च किया था। उन्होंने कहा था कि इसमें जो है जो भी शिक्षक होंगे उन शिक्षकों का क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे आधुनिक जरूरतों के हिसाब से वो अपने आप को उस लाइन में रख सके। ठीक है, तो ट्रेनिंग जरूरी होती है कि समय साथ चीजें बदलते हुए ट्रेनिंग भी जरूरी होती है। किस संगठन को 3 बार जो है नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, चलो क्वेश्चन नंबर 19 बताइए फटाफट, किस संगठन को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। और इससे पहले भैया मैंने देखो जो कल शाम को भूगोल क्लास हुई थी, जीके अगर आपको अच्छा करना है तो भूगोल क्लास को देखो भैया, भूगोल की क्लास को देखो, हिस्ट्री जो पढ़ा है उसे देखो, पॉलिटी जो पढ़ा है उसे देखो। आप लोग अभी कुछ नहीं करना, मैं कह रहा हूँ ना, बस 1 महीना आप लोग को और कुछ नहीं करना है, केवल पढ़ लीजिए, 1 महीना पढ़ लीजिए ध्यान से, बहुत कुछ कर लोगे। ठीक है, लेकिन 1 महीना पढ़ो तो सही से पढ़ लो, बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर 19वें का सही जवाब क्या दिया, रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति, क्या रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति जवाब दिया है,
ये सही कर ले। ये रेड क्रॉस क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो मानवीय जीवन को और सेहत को क्या बचाता है, ठीक है। और ये 1863 में जो है हेनरी, क्या नाम है, हेनरी डॉयरेंट ने जो इसकी स्थापना की थी। और इसका जो है हर देश में इसका कुछ ना कुछ अपना एक संगठन है। चलो भैया आखिरी प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, बताइए, उसी साथ क्लास को खत्म करते हैं। और जितने लोगों ने क्या इससे पहले की जो है भूगोल क्लास को नहीं देखा, देख लीजिए। नेपाल में कौन सी नदी सबसे लंबी नदी, बताओ नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है? चलो मैं हिंट देता हूँ, उसी को भारत में घाघरा और क्या, घाघरा और थोड़ा आगे बढ़ने पर सरयू नाम से भी जाना जाता है। और ये दोनों नदी क्या है? ये दोनों एक ही नदी है और इसी नदी का नाम नेपाल में कुछ और है। और ये क्या है? गंगा की सहायक नदी है, ये भी जान लो। तो जितने यहाँ पर क्या करनाली जवाब दिया और सही कर लीजिए, क्या करनाली जवाब दिया और सही कर ले। चलो भैया ऐसी क्लास को खत्म करते, लाइक नहीं किया लाइक कर दो भैया, फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अब फिर कह रहा हूँ जीके स्पेशल तैयारी कराई जा रही है, रिवीजन कराई जा रही है, पीडीएफ दिया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। अगर आपको वास्तव में सरकारी सीट की चाहे और आप दिल से चाहते हो सरकारी सीट मिले, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। हाँ, जितनी चीज कहा जा रही है करते रहो, थ्योरी पढ़ते जाओ, बिना थ्योरी पढ़ के जाओगे तो बाद में केवल कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसमें कोई शक मत करना। अगर कंफ्यूजन को दूर करना है तो थ्योरी क्लास जो पढ़ाई जाए उसे पढ़ो और ध्यान से अपने आप को तैयार करो। ओके बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं 10:30 बजे और भूगोल क्लास को देख लीजिएगा।